दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोशिका का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, साथ ही कोशिका सिद्धांत और कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका संरचना के अंतर्गत आने वाले सभी कोशिकांगों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका क्या होती है? तो कोशिका जीवों की एक आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक का तात्पर्य होता है कि सभी जीवों के शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इस कारण इसे संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। जबकि क्रियात्मक इकाई का तात्पर्य होता है कि कोशिका मनुष्य या जीव जंतु के सभी कार्यों को संपादित करती है, अर्थात सभी कार्य कोशिका के माध्यम से संपादित होते हैं, इस कारण इसे क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। यह एक प्रकार की विशिष्ट संरचना होती है जो कि पारगम्य कलायुक्त होती है और साथ में इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। स्वजनन की क्षमता का तात्पर्य होता है वह स्वयं के प्रतिरूप बनाने की क्षमता रखती है, स्वयं जनन क्षमता रखती है तथा यह शरीर की एक सूक्ष्मतम इकाई होती है और हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण कोशिका के द्वारा ही हुआ है। कोशिका के अध्ययन जिस विज्ञान के माध्यम से किया जाता है उसे कहा जाता है कोशिका विज्ञान। इसे काइटोलॉजी भी कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से इसे हमें याद रखना है कि कोशिका अध्ययन को काइटोलॉजी कहा जाता है और इस अध्ययन के अंतर्गत कोशिका और उसके अंदर की जो वस्तुएं होती हैं उसकी रचना और कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, जबकि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। परीक्षा की दृष्टि से इन दोनों तथ्यों को याद रखना है। सजीवों में जो पाई जाने वाली कोशिका होती है उनकी संख्या में अंतर होता है, साथ ही उसकी आकृति और उसके अमाप में भी अंतर होता है, अर्थात कोशिका की आकृति अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। साथ ही कोशिकाओं की संख्या में भी अंतर होता है। कुछ जीवों में केवल एक कोशिका होती है जिसे एक कोश के जीव कहा जाता है, जबकि कुछ सजीवों में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, इस कारण उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। एक कोश के जीव के अंतर्गत आते हैं अमीबा, पैरामीशियम और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है और उनके शरीर की सभी क्रियाएं उसी एक कोशिका के माध्यम से संपादित होती है, इस कारण उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जबकि ऐसे जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है और उसके शरीर की संपूर्ण प्रक्रम विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के माध्यम से संपादित होती है, इस कारण उसे कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, मनुष्य और जीव जंतु। इसमें कोशिका की संख्या बहुत अधिक होती है। तो अब हम अगला देखते हैं कोशिका सिद्धांत क्या होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और स्वान के द्वारा किया गया था। इसे हमें याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, अर्थात संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं होता है जिसका शरीर कोशिका से न निर्मित हो। साथ ही प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका के माध्यम से ही होती है। कोशिका एक प्रकार की स्वाधीन इकाई होती है, अर्थात यह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, परंतु बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर किसी कार्य को संपादित करती है। अगला सिद्धांत है कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है, अर्थात जो कोशिका होती है उसके मध्य में एक प्रकार का केंद्रक होता है और इसी केंद्रक के माध्यम से कोशिका की उत्पत्ति की सारी क्रियाएं संचालित होती है। तो इस चारों सिद्धांतों को हमें याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति इसी कोशिका के माध्यम से होती है। कोशिका एक प्रकार की स्वाधीन इकाई होती है, साथ ही जो कोशिकाएं होती है वह आपस में मिलकर किसी कार्य को संपादित करती है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया के माध्यम से होती है उसे केंद्रक के द्वारा संपादित किया जाता है। कोशिका सिद्धांत में एक अपवाद है विषाणु। जो विषाणु होते हैं वायरस, उसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। कोशिका सिद्धांत का केवल एकमात्र अपवाद है, वह है विषाणु। तो इसे हमें याद रखना है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है विषाणु जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती है, जबकि विषाणु को छोड़कर अन्य सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, जीवाणु, पैरामीशियम, इन सभी में कोशिका पाई जाती है। कोशिका के बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। अब हम अगला पढ़ते हैं कोशिका संरचना। ये आप देख रहे हैं वह है पादप कोशिका, जबकि ये होती है जंतु कोशिका। इसके अंतर्गत बहुत से चीज़ें शामिल होती है, पदार्थ आते हैं जिसे कहा जाता है कोशिकांग। ये आप देख रहे हैं जो बाहरी भाग उसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली, अर्थात कोशिका एक प्रकार की झिल्ली से घिरी होती है जिसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली। इसमें एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसे कहा जाता है लाइसोसोम। इसमें गाल्जिकाएं होती है, इसके मध्य में एक केंद्रक होता है जिसके माध्यम से कोशिका के सारे कार्य संपादित होते हैं। केंद्रक के अंदर एक प्रकार की
जाली होती है जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है, राइबोसोम होती है, अंतःप्रद्रवी जलिका होती है। वैसे ही जो पादप कोशिका होती है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाए ये सभी चीज़ें पाई जाती है। इसमें भी केंद्रक पाया जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बहुत सारे अंतर होते हैं। जैसे पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। केवल पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका की तरह पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होती है और अंतःप्रद्रवी जलिका होती है। तो इन सभी के बारे में हम चलिए विस्तार से पढ़ते हैं और इनके कार्यों के बारे में भी पढ़ते हैं। कोशिका संरचना अर्थात कोशिका का निर्माण विभिन्न प्रकार के घटकों से होता है और इन सभी घटकों को कोशिकांग कहा जाता है। अर्थात कोशिका और अंग से मिलकर बना है कोशिकांग, और इसी कोशिकांग के द्वारा ही जो कोशिका होती है वह एक प्रकार की जीवित संरचना के रूप में कार्य करने में सक्षम होती है। कोशिका जो है मूल रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग होता है कोशिका झिल्ली, दूसरा भाग होता है कोशिका द्रव और तीसरा भाग होता है केंद्रक। जो कोशिका होती है उसके जो बाहर का भाग होता है उसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली, जबकि उसके अंदर का जो द्रव होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं के लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी सम्मिलित हैं। और उनके मध्य में एक प्रकार का केंद्रक होता है जो कि कोशिका के सारे कार्यों को संपादित करता है। तो कोशिका को मूल रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका के चारों ओर एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है जो कि मुलायम झिल्ली के रूप में होती है, और इसी झिल्ली को कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली और इसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है कि कोशिका के चारों ओर जो मुलायम झिल्ली पाई जाती है उसे ही प्लाज्मा झिल्ली और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। कोशिका की जो झिल्ली होती है उसके माध्यम से कुछ पदार्थ अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, अर्थात कुछ पदार्थ ही अंदर जाती है जिनका चयन इस झिल्ली के माध्यम से होता है। इस कारण इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये दोनों एक प्रकार के द्रव होते हैं जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली बनी होती है। इसमें 2 परत प्रोटीन की होती है जबकि उसके बीच में एक परत जो है लिपिड की होती है। यह परत बहुत ही बारीक होते हैं। ये जो कोशिका झिल्ली होती है वह 3 परतों से मिलकर बनी होती है। जो 2 परत होते हैं वह जो है प्रोटीन से बनी होती है, जबकि उसके जो मध्य का भाग होता है वह लिपिड से बनी होती है। अगला हम पढ़ते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली यह एक मोटी और कड़े आवरण युक्त संरचना होती है। हमने देखा था कि उसके बाहर में एक प्रकार की सेलुलोज से बनी हुई भित्ति होती है जिसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। यह कोशिका झिल्ली के बाहर में स्थित होती है और यह सेलुलोज से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ यह यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है और साथ ही यह कोशिका झिल्ली की रक्षा भी करती है। उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं राजधानी के बारे में। राजधानी एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली टोनोप्लास्ट कहा जाता है उससे घिरी होती है और इन पादप कोशिकाओं में कोशिका रस भरी होती है। कोशिका रस पादप कोशिका में जल संतुलन के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसे हमें याद रखना है कि जो राजधानी होती है वह टोनोप्लास्ट नामक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती है और यह जल संतुलन का कार्य करती है। इसके बाद जो अगला पदार्थ होता है उसे कहा जाता है तारककाय। यह कोशिका में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है और यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है और इसमें जो पाए जाने वाले सूक्ष्म संरचना होती है उसे सेंट्रियोल कहा जाता है। प्रत्येक सेंट्रियोल होते हैं उसके चारों ओर धागे की तरह तारक रश्मियाँ होती है और यह तारककाय जंतु कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है कि तारककाय के चारों ओर सूक्ष्म संरचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है और इसी सेंट्रियोल के चारों ओर धागे के समान तारक रश्मियाँ होती है। इसी तारककाय में एक अन्य संरचना होती है जिसे कहा जाता है माइक्रोट्यूबुलस। माइक्रोट्यूबुलस कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल का निर्माण करती है। स्पिंडल एक प्रकार की संरचना होती है जो कि प्रोटीन से बनी होती है और यह कोशिका विभाजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो गुणसूत्र होते हैं उनके संख्या विभाजन में यह स्पिंडल सहायता करती है और इसी स्पिंडल का निर्माण जो है माइक्रोट्यूबल्स के द्वारा किया जाता है। अगला हम पढ़ते हैं लवक के बारे में। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। लवक मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। पहला होता है अवर्णी लवक जो कि पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, अर्थात पौधों की जो जड़ होती है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ की कोशिकाओं में अवर्णी लवक पाया जाता है।
अवर्णीय लवक मूल रूप से जड़ और भूमिगत तना में पाया जाता है। भूमिगत तना के अंतर्गत जो आलू होते हैं, प्याज होते हैं, लहसुन, अदरक होते हैं, इन सभी में अवर्णीय लवक पाया जाता है। और यह अवर्णीय लवक स्टार्च, कणिकाओं और तेल बिंदु को बनाने और संग्रहित करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला लवक होता है उसे कहा जाता है वर्णीय लवक। यह एक प्रकार का रंगीन लवक होता है और यह प्रायः लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं। और यह जो है पौधों के रंगीन भाग, पुष्प, फल, भित्ति और बीज में पाए जाते हैं। इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है कि जो वर्णीय लवक होते हैं वह रंगीन लवक होते हैं और यह प्रायः लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं। और यह जो पौधे होते हैं उसके जो पुष्प होती है, फल, भित्ति होती है और बीज होते हैं उसमें पाए जाते हैं। फल भित्ति का तात्पर्य होता है फल का जो बाहरी भाग होता है उसे फल भित्ति कहा जाता है, तो उसका जो रंगीन भाग वर्णीय लवक के कारण ही होता है। उसके बाद अगला होता है हरित लवक। यह पादप कोशिका की एक सबसे महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना होती है और उसमें एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है। उस वर्णक को कहा जाता है पर्णहरित। पर्णहरित के माध्यम से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इस कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। रसोई घर का तात्पर्य होता है वह अपना भोजन स्वयं बना सकती है, तो इसी हरित लवक में एक प्रकार का वर्णक होता है पर्णहरित, जिसके माध्यम से वह अपना भोजन बनाती है। इसमें और भी वर्णक होते हैं जैसे कि कैरोटीन और जैथोफिल। जो कैरोटीन होती है उसके कारण ही पत्तियों में पीले रंग होते हैं और अन्य वर्णक जैथोफिल भी इसमें पाया जाता है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं कोशिका द्रव के बारे में। कोशिका द्रव कोशिका विभाजन के अंतर्गत जो दूसरा भाग होता है उसे कहा जाता है कोशिका द्रव। पहले भाग में कोशिका झिल्ली आती है, जबकि दूसरे भाग में कोशिका द्रव्य आती है और तीसरे भाग में आता है केंद्रक। तो कोशिका द्रव के अंतर्गत जो कोशिका होती है उसके माध्यम में पाए जाने वाले सभी पदार्थों के बारे में हम पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य जो है कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में स्थित होती है, अर्थात जो कोशिका होती है उसके जो बाहरी आवरण होता है उसे कहा जाता है कोशिका भित्ति, जबकि उसके मध्य में स्थित होती है उसे कहा जाता है केंद्रक। तो इन दोनों के बीच में जो पदार्थ पाए जाते हैं उसे कहा जाता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में बहुत सारे पदार्थ जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी पदार्थ उपस्थित होते हैं और इन सभी रचनाओं को कोशिकांग कहा जाता है। सबसे पहले हम अंतःप्रद्रवी जलिका के बारे में पढ़ते हैं। यह अनियमित नलिकाओं का जाल होता है जो कि लाइपोप्रोटीन से निर्मित होता है। अंतःप्रद्रवी जलिका दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका और दूसरा भाग होता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका। चिकनी प्रद्रवी जलिका होती है उसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जो खुरदरी अंतःद्रवी जलिका होती है उसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे राइबोसोम कहा जाता है और इसी राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम उत्तरदायी होता है, जबकि जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका होती है वह लिपिड स्त्राव के लिए उत्तरदायी होती है। इस जलिका के माध्यम से जो वसा होती है और कोलेस्ट्रॉल होती है उसके संश्लेषण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वह खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका के माध्यम से होता है। यह अंतःप्रद्रवी जलिका अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है, अर्थात जो कोशिका होती है उसमें परिवहन इसी जलिका के माध्यम से होता है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट और कोशिका झिल्ली के निर्माण में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसमें भाग लेता है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम एक अत्यंत सूक्ष्म संरचना होती है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देती है। कुछ राइबोसोम ऐसे होते हैं जो गुच्छे के रूप में मिलते हैं और इसे सम्मिलित रूप से कहा जाता है पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। राइबोसोम मूल रूप से प्रोटीन और आरएनए से बनी होती है और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। परीक्षा की दृष्टि से यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही इसका निर्माण प्रोटीन और आरएनए से होता है। इसके बाद हम अगला अंग पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है गाल्जी उपकरण या फिर गाल्जी काय। इसकी खोज कैमिलो गॉल्जी के द्वारा की गई थी। पादप कोशिका में यह कोशिका द्रव में मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरी हुई होती है जिसे कहा जाता है डिक्टियोसोम और यह कोशिका का मुख्य स्त्रवण अंग होता है। गाल्जी काय लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है, साथ ही कोशिका विभाजन के समय यह कोशिका प्लेट बनाने में भी सहायता करता है। तो इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम एक संरचना होती है जिसके अंदर में एंजाइम पाया जाता है और इस एंजाइम में एक विशेष प्रकार का गुण होता है
जो कि संपूर्ण कोशिका के जीव द्रव को घुला देने या फिर नष्ट करने की क्षमता रखता है। कोशिकीय उपापचयन में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो जो लाइसोसोम होती है वह फट जाती है और इसके अंदर जो एंजाइम होता है वह बाहर निकल आते हैं और इस एंजाइम में विशेष प्रकार का गुण होता है जिसके द्वारा वह कोशिका के सभी जो भाग होते हैं उसका पाचन कर देते हैं, अर्थात कोशिका को नष्ट कर देते हैं। और लाइसोसोम के इसी गुण के कारण इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली, अर्थात यह कोशिका को नष्ट करने की क्षमता रखती है। परीक्षा की दृष्टि से इस बिंदु को हमें याद रखना है कि जो लाइसोसोम होती है उसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली और इसमें पाया जाने वाला पदार्थ होता है वह एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसमें द्रव पदार्थों को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। उसके पश्चात हम अगला पढ़ते हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया कोशिका द्रव में एक महत्वपूर्ण रचना होती है जो कि एक प्रकार की बाहरी झिल्ली और एक अंतः झिल्ली से घिरी होती है। इसे अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग नामकरण दिया गया है। अल्टमैन के द्वारा इस माइटोकांड्रिया का नाम दिया गया है बायोब्लास्ट, जबकि जो बेंडा नामक वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा इसका नामकरण दिया गया है माइटोकांड्रिया। तो परीक्षा की दृष्टि से इस बिंदु को हमें याद रखना है कि अल्टमैन के द्वारा माइटोकांड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया गया है, जबकि बेंडा के द्वारा इसे माइटोकांड्रिया नाम दिया गया है। माइटोकांड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण इसे कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह, अर्थात जो ग्लूकोज होती है उसके एक अणु के टूटने से 36 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस 36 एटीपी में से 34 एटीपी ऊर्जा जो है माइटोकांड्रिया में ही बनते हैं, अर्थात इस ऊर्जा के कारण माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में। यह कोशिका का तीसरा भाग है जिसे केंद्रक कहा जाता है। यह मध्य में स्थित होता है और इस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत वाली झिल्ली पाई जाती है जिसे केंद्रक कला या फिर केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इस केंद्रक में अनेक प्रकार के छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से जो पदार्थ होते हैं वह केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, यहाँ पर जो बाहर में स्थित होता है उसे कहा जाता है कोशिका द्रव, केंद्रक के अंदर में जो स्थित होता है उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव। तो जो केंद्रक द्रव होती है और कोशिका द्रव होती है उसके मध्य पदार्थों का आदान प्रदान के लिए केंद्रक में छिद्र पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है केंद्रक छिद्र। केंद्रक के अंदर जो अर्ध तरल द्रव पदार्थ होता है उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव, और जो केंद्रक द्रव होती है उसमें महीन धागों के जाल जैसी रचना होती है, अर्थात यहाँ पर जो महीन धागों जैसी जाल की संरचना होती है और इस संरचना को कहा जाता है क्रोमेटिन जलिका। परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि केंद्रक द्रव में महीन धागों के समान जाल जैसी संरचना होती है जिसे कहा जाता है क्रोमेटिन जलिका, और यह जो क्रोमेटिन जलिका होती है वह डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। डीएनए जो होती है वह आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने के एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। जब कोशिका का विभाजन होता है अर्थात कोशिका दो भागों में विभक्त होती है तो उसमें जो क्रोमेटिन जलिका होती है अर्थात केंद्रक में जो जालनुमा संरचना होती है उसे कहा जाता है क्रोमेटिन जलिका, अर्थात ये क्रोमेटिन जलिका जब छोटे छोटे धागों के रूप में टूट जाती है तो इसी धागों को कहा जाता है गुणसूत्र। तो परीक्षा की दृष्टि से इसे हमें याद रखना है कि केंद्रक में जालीनुमा संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन जलिका जो कि छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है तो उसे कहा जाता है गुणसूत्र, और इन क्रोमेटिन जलिका का निर्माण डीएनए और प्रोटीन से होता है। जो डीएनए अणु होते हैं उसमें कोशिका के निर्माण और संगठन संबंधी सभी प्रकार की आवश्यक सूचनाएं डीएनए में संचित होती है और यह आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, अर्थात जो माता पिता होते हैं उसमें से शिशु में जो भी लक्षण या गुण स्थानांतरित होते हैं वह डीएनए के माध्यम से ही स्थानांतरित होते हैं। और डीएनए में छोटे छोटे क्रियात्मक खंड होते हैं और उसी खंड को कहा जाता है जीन, अर्थात जो डीएनए होती है वह छोटे छोटे पदार्थों से बनी होती है और इन क्रियात्मक पदार्थों को कहा जाता है जीन। इस कारण जो डीएनए होती है उसे कहा जाता है आनुवांशिक पदार्थ, जबकि जो जीन होती है उसे कहा जाता है आनुवांशिक इकाई। छोटे छोटे जीनों से डीएनए का निर्माण होता है। और जो केंद्रक होती है वह जीवों की कोशिका में होने वाली सभी प्रकार की उपापचय क्रिया और रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है, और यह कोशिका के विकास और परिपक्वन का निर्धारण इसी के माध्यम से होता है। साथ ही यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय आरएनए भी उत्पन्न करती है, अर्थात जो आरएनए का निर्माण होता है संश्लेषण वह केंद्रक में होता है। केंद्रक के अंदर एक गोलाकार रचना होती है जिसे केंद्रिका कहा जाता है।
अर्थात केंद्रक के अंदर में भी एक प्रकार की गोलाकार रचना होती है जिसे कहा जाता है केंद्रिका, और इसी केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है और साथ ही यह कोशिका विभाजन में भी विशेष महत्व रखता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।